कभी सोचा है कि हार्मनी कोरीन, डैक्स शेपर्ड और बॉबकैट गोल्डथवेट जैसे कुछ बड़े नामों को देर रात के टीवी शो से क्यों बैन कर दिया गया? अंत तक देखें, क्योंकि हम देखेंगे कि इन हस्तियों को स्टेज से हटाए जाने के पीछे के पागलपन भरे कारण क्या थे। आप विश्वास नहीं करेंगे क्या हुआ। हार्मोनी कोरीन, क्या आपने कभी ऐसा पल महसूस किया है जब जिज्ञासा ने आपको घेर लिया हो और वह बड़ी गलती में बदल गया हो? खैर, निर्देशक हार्मोनी कोरीन के लिए ऐसा ही पल द लेट शो विद डेविड लेटरमैन पर 1990 के दशक के आखिर में हुआ था और इससे उन्हें सालों तक शो में जगह नहीं मिली। कोरिन, जो बाद में अपनी फिल्म स्प्रिंग ब्रेकर्स के लिए जाने गए, असामान्य और अप्रत्याशित व्यवहार के लिए पहचाने जाते थे, खासकर अपने वे समय जब वह अक्सर क्रैक और हेरोइन के नशे में रहते थे। डेविड लेटरमैन के शो पर उनकी अजीब प्रस्तुतियां कुख्यात हो गईं, लेकिन एक ऐसी थी जो गलत कारणों से इतिहास में दर्ज हो गई। एक रात लेटरमैन अभिनेत्री मेरिल स्ट्रीप को उनके सेगमेंट से पहले पीछे जाकर मिलने गए। जब उन्होंने उनके ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर दस्तक दी तो उन्होंने उन्हें नहीं पाया। उन्हें मिला हार्मनी कोरीन, जो मेरिल के पर्स को टटोल रहे थे। ये केवल जिज्ञासा थी या कुछ और शरारती, हम वास्तव में कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, लेटरमैन इसे सहन नहीं कर रहे थे। उन्होंने जल्दी से कोरीन से कहा कि वह इसे बंद करें, सब कुछ बैग में वापस डालें और चले जाएं। इस अजीब घटना के कारण कोरीन को शो से बैन कर दिया गया। 2013 में जब कोरिन के दोस्त जेम्स फ्रैंको शो में थे, लेटरमैन ने आखिरकार बैन के पीछे की कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें स्ट्रीप के ड्रेसिंग रूम में कोरिन को देखकर बहुत हैरानी हुई और कैसे उनके पास उसे बाहर भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि कोरिन को यह थोड़ा अलग तरीके से याद था। उन्होंने दावा किया कि प्रतिबंध इसलिए लगाया गया था क्योंकि उन्होंने मेरिल स्ट्रीप को बैक स्टेज धकेला था, लेकिन लेटरमैन ने स्पष्ट किया कि यह वास्तव में पर्स की घटना के कारण था। लेकिन यहां एक मोड़ है। वर्षों के दौरान कोरिन ने शराब छोड़ दी और समय के साथ लेटरमैन ने उन्हें माफ कर दिया। प्रतिबंध हटा लिया गया और कोरिन को शो पर वापस आमंत्रित किया गया। डैक्स शेपर्ड, कल्पना कीजिए कि एक होटल रूम में जाग रहे हैं, बिना ये पता कि पिछली रात क्या हुआ था, और अब आप लाइव टीवी पर जाने वाले हैं। यही ठीक उसी वक्त डैक्स शेपर्ड के साथ 2004 में हुआ था और इसके बारे में जो कहानी उन्होंने साझा की वो अविस्मरणीय है। डैक्स हमेशा से अपनी नशीली दवाओं और शराब के साथ संघर्ष के बारे में खुलकर बात करते रहे हैं। उनके जीवन के सबसे पागल पलों में से एक लेट नाइट विद कॉनन ओब्रायन शो में उनकी उपस्थिति के दौरान हुआ। बाद में उन्होंने यह रोमांचक कहानी ब्लैक ग्रिफिन के पॉडकास्ट दी परसूट ऑफ हेल्थीनेस पर बताई। साक्षात्कार से पहले डैक्स ने शो की टीम के साथ एक पूर्व साक्षात्कार किया, लेकिन वह पीने के कारण ब्लैकआउट में थे। वह अपने होटल के कमरे में जागे, भ्रमित, और होटल की सुरक्षा उन्हें झंझोड़ रही थी। जागने पर उसके पास एक अजनबी लेटा हुआ था और या तो उस अजनबी ने या डैक्स ने बिस्तर गीला कर दिया था। उसे पिछली रात की कोई याद नहीं थी। इंटरव्यू से केवल 20 मिनट पहले डैक्स को पता नहीं था कि उसे किस बारे में बात करनी है। उन्हें याद नहीं था कि कौन सी कहानियां उन्हें साझा करनी थी। जब वह लेट नाइट सेट पर पहुंचे तो कोनन ने उनसे इन कहानियों के बारे में पूछना शुरू किया, लेकिन डैक्स भ्रमित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कोनन किस बारे में बात कर रहे हैं। चीजें तब और भी खराब हो गईं जब डैक्स ने साक्षात्कार के दौरान गलती से एक कॉफी टेबल तोड़ दी। पूरी स्थिति एक आपदा थी। उसके बाद डैक्स को कई वर्षों के लिए शो से प्रतिबंधित कर दिया गया था। कई सालों बाद जब डैक्स ने शराब छोड़ दी थी, वे फिर कोनन के पास लौटे और कॉफी टेबल की घटना का जिक्र किया। कोनन हंसे और कहा, हमारे 2/3 मेहमान नशे में होते हैं तो मुझे इसकी चिंता नहीं होती। सब माफ कर दिया गया। बॉबकैट गोल्डथवेट, जब एक हास्य कलाकार जो जंगली हास्य भावना रखता है लाइव टीवी साक्षात्कार के दौरान अपनी कुर्सी जलाने का फैसला करता है तो आपको क्या मिलता है? खैर, 1994 में बॉबकैट गोल्डथवेट ने अपने टुनाइट शो उपस्थित को एक जलती हुई तबाही में बदल दिया जिसे कोई नहीं करता था। भूल जाइए, गोल्डथवेट को जे लेनो के साथ दी टुनाइट शो में आमंत्रित किया गया था, लेकिन बस बैठकर बातें करने के बजाय उन्होंने चीजों को एक अलग स्तर पर ले जाने का फैसला किया। चरम सीमा। कार्यक्रम के मध्य में उन्होंने अपनी कुर्सी को लाइटर फ्लूइड से भिगोकर उसमें आग लगा दी। ये कोई अप्रत्याशित उबाल नहीं था। बॉबकैट ने इसे सावधानी से योजना बनाकर किया था। उन्होंने अपनी आस्तीन में लाइटर और लाइटर फ्लूइड छुपाया था। जैसे ही आग फैलने लगी, जे लेनो और साथी अतिथि लॉरेन हट्टन ने जल्द ही प्रतिक्रिया करते हुए आग को कब से बुझा दिया, पानी। लेकिन नुकसान हो चुका था। लेनो स्वाभाविक रूप से नाराज थे और बॉबकैट को सिर्फ शो से ही बैन नहीं किया गया था। वह पहले टुनाइट शो के मेहमान बने जिन पर आपराधिक आरोप लगे, खासकर आगजनी। गोल्डथवेट पर $3,880 का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से कुछ हिस्सा एनबीसी को जली हुई कुर्सी बदलने के लिए मिला। इसके अलावा उसे स्टंट के लिए माफी के तौर पर फायर सेफ्टी पीएसए फिल्म करने की आवश्यकता थी। हालांकि जो कुछ भी हुआ, उसके बावजूद बॉबकैट ने जोर देकर कहा कि वह आगजनी करने वाला नहीं था। एक 1996 के साक्षात्कार में उन्होंने समझाया, मैं आगजनी करने वाला नहीं हूं, मैं एक व्यंग्यकार हूं। अगर मैं आगजनी करने वाला होता तो मुझे टुनाइट शो में यौन उत्तेजना होती। इसके बजाय मैं अमेरिका के बाकी लोगों की तरह बोर हो रहा था। जबकि उनके स्टंट के गंभीर परिणाम हुए, इसने बॉबकैट के द टुनाइट शो में उपस्थिति को इतिहास में दर्ज कर दिया।
गैरी बुसे, क्या कभी किसी ने पूरी तरह से आपकी निजी जगह में दखल दिया और ऐसा दिखाया जैसे यह बिल्कुल सामान्य हो? खैर, 2001 में यही हुआ था हॉवर्ड स्टर्न और उनकी सहमेजबान रॉबिन क्विवर्स के साथ, जब अभिनेता गैरी ब्यूसी एट हॉवर्ड स्टर्न शो में आए। ब्यूसी, जो अपनी अप्रत्याशित और जंगली हरकतों के लिए जाने जाते हैं, शो में आए और तुरंत ही व्यक्तिगत स्थान के सभी नियम तोड़ दिए। बिना किसी चेतावनी के उन्होंने रॉबिन क्विवर्स को एक विशाल भालू की तरह गले से उठा लिया, जिससे स्टूडियो में सभी हैरान हो गए। लेकिन यह अंत नहीं था। फिर ब्यूस ने अपना ध्यान स्टर्न की ओर मोड़ा। उनका स्टूडियो के चारों ओर पीछा करते हुए उन्हें जमीन पर गिराने की कोशिश की। यह उथल-पुथल, मजेदार और थोड़ी असहज स्थिति थी। एक बार जब बाद में बुसी से उनके अजीब व्यवहार के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इसके लिए पूरी जिम्मेदारी नहीं ली। इसके बजाय उन्होंने दावा किया कि यह उनके कई व्यक्तित्व के भागों में से एक का काम था। उसने कहा, मुझे पता है कि मेरी 13 अलग-अलग व्यक्तित्व के हिस्से हैं। उस दिन हार्वर्ड स्टर्न पर आपने जिस व्यक्तित्व को देखा वह है पेस्की, वह उत्साहित लड़का। दूसरे शब्दों में, ब्यूसी उस जंगली क्षण का दोष अपने वैकल्पिक व्यक्तित्व पर डाल रहे थे, न कि खुद पर। उस अराजक उपस्थिति के बाद बूसी को वर्षों तक शो से प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन 2017 में एक आश्चर्यजनक बात हुई। वह रेडियो केवल साक्षात्कार के लिए स्टर्न के शो में लौटे, इस बार बहुत शांत। पहले के जंगली अनुभव के बावजूद यह साफ था कि बूसी की अप्रत्याशित व्यक्तित्व सतह से कभी दूर नहीं था। उनकी 2001 की उपस्थिति द हार्वर्ड स्टर्न शो पर सबसे चर्चित पल बन गई, यह दिखाते हुए कि गैरी बुसी कितने अप्रत्याशित और जंगली हो सकते हैं और कैसे एक साधारण साक्षात्कार जल्दी से एक पूर्ण सर्कस में बदल सकता है। शाह ह्यू ग्रांट, कभी आपके शो में ऐसा मेहमान आया है जिसने सब कुछ असहज कर दिया, भले ही वे कुछ प्रमोट करने आए हों? सन 2012 में जॉन स्टीवर्ट ने दी डेली शो से अपना सबसे नापसंद मेहमान साझा किया, और जवाब आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। अभिनेता ह्यू ग्रांट। स्टीवर्ट ने स्टीफन कोलबर्ट से कहा कि भले ही उन्होंने हस्तियों से लेकर तानाशाहों तक सभी की मेजबानी की थी, फिर भी ग्रांट ने गलत कारणों से विशेषता हासिल की। स्टीवर्ट के अनुसार ग्रांट ने अपना अधिकांश समय प्रोडक्शन स्टाफ से शिकायत करने में बिताया, जैसे उनके पास करने के लिए और भी बेहतर काम थे। स्थिति और भी खराब हो गई जब स्टुअर्ट ने ग्रांट की फिल्म डिड यू हियर अबाउट द मॉर्गन्स का एक प्रचार वीडियो दिखाया, जिसे ग्रांट की पब्लिसिस्ट ने उपलब्ध कराया था। ग्रांट क्लिप चयन से खुश नहीं थे और इसके बारे में शिकायत की। स्टुअर्ट ने बिना पीछे हटते हुए तीखे स्वर में जवाब दिया, तो फिर एक बेहतर फिल्म बनाओ। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह ग्रांट को वापस शो पर कभी नहीं बुलाएंगे। स्टुअर्ट की टिप्पणियां सार्वजनिक होने के बाद ह्यू ग्रांट ने एक ट्वीट में जवाब दिया। वह स्वीकार किया, पता चला कि 09 में टीवी प्रोड्यूसर्स के साथ मेरा आंतरिक क्रैब मुझ पर हावी हो गया। अक्षम्य। जे स्टीवर्ट मुझे डांटने में सही है। यह बातचीत देर रात के टीवी इतिहास में एक यादगार क्षण बन गई, जिसमें स्टुअर्ट की कठिन अतिथियों के बारे में ईमानदारी और ग्रांट का आत्मविश्लेषण का दुर्लभ क्षण शामिल था। इससे पता चला कि यहां तक कि सेलिब्रिटी भी कभी कभी गलत हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी सच्चाई दुख देती है, विशेष रूप से जब यह जॉन स्टुअर्ट की ओर से आती है। जे लेनो। जब मनोरंजन की दुनिया के दो बड़े नाम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो क्या होता है? हॉवर्ड स्टर्न और जे लेनो के लिए उनकी एक दूसरे के प्रति तीव्र नापसंदगी 1995 के एक अराजक क्षण से शुरू हुई और यह बनी रही है दशकों। यह सब तब शुरू हुआ जब स्टर्न और द टुनाइट शो में मेहमान के रूप में आए। स्टर्न, जो कभी नियमों का पालन नहीं करते, मंच पर दो बिकनी पहने महिलाओं के साथ आए और उन्हें एक दूसरे को चूमने के लिए प्रोत्साहित किया। सेगमेंट के दौरान स्टर्न ने मेजबान और अतिथि के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया। लेनो पर बात की और अन्य मेहमानों जैसे मूवी आलोचकों जीन सिस्केल और रोजर एबर्ट को बाधित किया। लेनो, रिपोर्टेडली फ्यूरियस, लगभग सेट छोड़कर चले गए और एक सुनी सुनाई बातचीत में स्टर्न के प्रोड्यूसर पर चिल्लाते हुए सुना गया, कहते हुए कि स्टर्न ने उनके घर में गंदगी कर दी थी। शो के बाद लेनो ने स्टर्न के रेडियो प्रोग्राम में फोन किया, कहते हुए कि रेडियो होस्ट ने स्वीकार्य सीमा को पार कर लिया था। मापदंड। उस समय के बाद से स्टर्न लेनो के प्रति अपनी नापसंदगी जाहिर करने में संकोच नहीं करते थे। वह अक्सर अपने रेडियो शो और इंटरव्यू में लेनो का अपमान करते थे, यहां तक कि लेनो के कोनन ओब्रायन और डेविड के साथ प्रसिद्ध विवादों में भी टिप्पणी करते थे। लेटरमैन। स्टर्न ने लेनो पर उनकी सामग्री चुराने का भी आरोप लगाया, जिससे आग में और घी डाला गया। लेनो की तरफ से उन्होंने ज्यादातर चुप्पी साधी, केवल कभी कभार स्टर्न की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हुए टिप्पणी की। लेकिन 2004 में चीजें फिर से भड़क गईं, जब लेनो ने स्टर्न के शो के पूर्व सदस्य स्टटरिंग जॉन मेलेंडेज को काम पर रखा। स्टर्न ने लेनो पर साहित्यिक चोरी का आरोप लगाया और जवाब में लेनो ने उन्हें उनके मतभेद सुलझाने के लिए द टुनाइट शो में आने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि स्टर्न ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उनकी प्रतिद्वंद्विता जारी रही। कैनन ओब्रायन। लेट नाइट टेलीविजन की दुनिया में 2010 में एक कड़वी दुश्मनी से हिला दी गई, जो राष्ट्रीय टीवी पर चली, और इसके दो सबसे बड़े सितारे जे लेनो और कोनन ओब्रायन इसमें शामिल थे। उनकी प्रतिद्वंद्विता हो
कॉरपोरेट को प्रबंधन, अहंकार, टकराव और आहत भावनाओं का एक प्रमुख उदाहरण बन गया जो सार्वजनिक दृष्टि में आ गए। ये सब 2004 में शुरू हुआ जब एनबीसी ने लेट नाइट के होस्ट कोनन ओब्रायन को यह वादा किया कि 2009 में जय लीनो का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर वह टुनाइट शो को संभालेंगे। ये कोनन के लिए एक बहुत बड़ा अवसर था, जिन्होंने मेहनत से प्रचार किया था। लेकिन जब समय आया, लीनो तैयार नहीं थे अपनी जगह छोड़ने के लिए। उन्हें 1992 से जिस लेट नाइट थ्रोन पर वह शासन कर रहे थे, उसे खोने का विचार पसंद नहीं आया। लेनो और कॉनन दोनों को एनबीसी पर रखने के लिए नेटवर्क ने एक योजना बनाई। उन्होंने 2009 में द जे लेनो शो, एक प्राइम टाइम प्रोग्राम लॉन्च किया, लेकिन रेटिंग्स निराशाजनक थीं और स्थिति तब और खराब हो गई जब एनबीसी ने लेनो के शो को कॉनन के समय स्लॉट में ले जाने का निर्णय किया। आज रात का शो आधे घंटे पीछे खिसका दिया। नतीजा, कॉनन की रेटिंग्स गिर गईं और एनबीसी को उन्हें जाने के लिए भुगतान करना पड़ा। इस बीच लेनो वापस टुनाइट शो पर थे, लेकिन नुकसान हो चुका था। जनता ने उन्हें छोड़ने के लिए तैयार न होने के रूप में देखा और उन्हें आसानी से पद से हटने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। कॉनन, जो पूरे अनुभव से दिल टूट चुके थे, ने इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। फिर भी जब उनसे पूछा गया कि क्या वह कभी लीनो को अपने नए टीबीएस शो में आमंत्रित करेंगे, तो कॉनन का जवाब दृढ़ था, नहीं, कुछ चीजें हैं जो मैं कीमत की परवाह किए बिना नहीं करूंगा। कैथी ग्रिफिन विवाद से अनजान नहीं है। लाइव टीवी पर कपड़े उतारने से लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सिर कटा फोटो पोस्ट करने तक उन्होंने हमेशा सीमाएं लांघी हैं। लेकिन इस प्रसिद्धि के साथ कीमत भी आती है। ग्रिफिन कई लोकप्रिय टीवी से प्रतिबंधित हो चुकी हैं शोज। उदाहरण के लिए, बहुत अधिक गालियां देने के बाद उन्हें डेड लेट शो से प्रतिबंधित कर दिया गया था। हालांकि बाद में यह प्रतिबंध हटा लिया गया। उन्होंने टुडे पर भी होस्ट्स का मजाक बनाकर परेशानी में पड़ गईं और डेड व्यू पर, जब उन्होंने हावर्ड स्टर्न और बारबरा वॉल्टर्स पर अनुचित मजाक किया। यहां तक कि एलन डीजेनेरेस शो भी उसके लिए अब जगह नहीं रहा, विशेष रूप से तब जब ग्रिफिन ने एलन पर कठोर स्वभाव रखने और महिलाओं का समर्थन न करने का आरोप लगाया। लेकिन एलन ने उसे बैन करने के विचार से असहमति जताई। एक इंटरव्यू में एलन ने कहा, मैंने उसे शो से बैन नहीं किया। आपको बैन होने के लिए पहले शो में होना पड़ता है। ऐसा लग रहा था कि कोई आधिकारिक प्रतिबंध नहीं था, बस निमंत्रणों की कमी थी। ग्रिफिन ने इस अनकहे प्रतिबंध को समझ लिया था। अपनी आत्मकथा में उन्होंने समझाया, ऐसा नहीं है कि कोई आपको बताता है कि आपको प्रतिबंधित कर दिया गया है। आप बस अंदाजा लगाते हैं जब आपको शो में बुक नहीं किया जाता। उन्होंने यहां तक साझा किया कि उन्हें कुछ बार लेट नाइट विद कॉनन ओब्रायन पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन उसके बाद उन्हें 10 साल तक नजरअंदाज किया गया। यह एक शांत तरीका है यह कहने का कि आप स्वागत योग्य नहीं हैं, लेकिन ग्रिफिन ने इसके साथ जीना सीख लिया है। ओपरा विनफ्रे, आप क्या करते हैं जब आप एक लंबे समय से चल रही दुश्मनी में फंसे होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि यह शुरू कैसे हुई? यही स्थिति थी जिसमें ओपरा विनफ्रे और डेविड लेटरमैन थे। 16 वर्षों तक उनके बीच एक अजीब शांति से भरी प्रतिस्पर्धा थी और कोई भी यह नहीं समझ पाया कि तनाव कहां से शुरू हुआ। यह सब 1989 में शुरू हुआ जब ओपरा ने लेट नाइट विद डेविड लेटरमैन पर उपस्थिति दी। उस इंटरव्यू के बाद ओपरा ने शो में आना बंद कर दिया। हालांकि लेटरमैन उन्हें बार बार बुलाते रहे, लेकिन न ओपरा और न ही डेविड यह समझा पाए कि क्या गलत हुआ। 2005 में ओपरा अंततः लेटरमैन के शो में लौटी ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके, लेकिन विवाद का कारण अब भी स्पष्ट नहीं था। ओपरा ने उनसे पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या हुआ है? मैंने कभी भी, एक पल के लिए भी आपके साथ कोई विवाद नहीं किया। लेटरमैन भी उतने ही भ्रमित लग रहे थे। हालांकि 2010 में जॉन स्टीवर्ट के साथ एक इंटरव्यू के दौरान लेटरमैन ने अपनी खुद की थ्योरी साझा की। उन्हें विश्वास था कि एक लंच की घटना के कारण ओपरा उनसे नफरत कर सकती थी। जब वे दोनों छुट्टियों पर थे तो लेटरमैन ने देखा कि ओपरा उसी रेस्तरां में खा रही थी और वेटर से कहा कि ओपरा उनका खाना उठाएंगी। जाहिर है, इससे ओपरा नाराज हो गई और कई लोगों को लगा कि यह उनके तनावपूर्ण संबंध का कारण हो सकता है। यह 2013 तक नहीं हुआ, जब तक कि यह विवाद वास्तव में समाप्त नहीं हुआ। ओपरा के नेक्स्ट चैप्टर पर ओपरा ने बताया कि वह लेटरमैन के शो से इतने लंबे समय तक क्यों दूर रही। उन्होंने साझा किया कि उनकी पहली उपस्थिति लेट नाइट पर एक भयानक अनुभव था। दर्शक बहुत शोरगुल कर रहे थे और एक व्यक्ति लगातार चिल्ला रहा था, उसे पकड़ो डेव। ओपरा असहज महसूस कर रही थी और लगा कि लेटरमैन इस अराजकता को प्रोत्साहित कर रहे थे। वह फिर से उस स्थिति से नहीं गुजरना चाहती थी, इसलिए वह दूर रही। आखिरकार ओपरा और लेटरमैन ने गलतफहमी को दूर करके इतने वर्षों के बाद रहस्यमय दुश्मनी को समाप्त कर दिया। विविका ए, फॉक्स, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि बातचीत पूरी तरह से पटरी से उतर गई हो और आपको बस वहां से हटना पड़ा हो? यही हुआ विविका ए, फॉक्स और जिमी किमेल के बीच जब वे 2005 में जिमी किमेल लाइव पर आईं। इंटरव्यू की शुरुआत ही खराब हुई जब किमेल ने फॉक्स को उनके प्रभावशाली रेज्यूमे के साथ पहचान कराई, लेकिन फिर एक शरारती मुस्कान के साथ उसने जोड़ा, और सबसे डरावना, स्टार जोन्स की ब्राइड्समेड। ये अच्छा नहीं लगा।
फॉक्स के साथ, जो अपने नए लाइफ टाइम मूवी मिसिंग को प्रमोट करने के लिए शो में थी। उन्हें अपनी मित्र स्टार जोन्स के बारे में जोक बिल्कुल भी मजेदार नहीं लगा। फॉक्स ने तेजी से किमेल का सामना किया, उन्हें बताया कि वह खुश नहीं थी। किमेल ने माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, यह दोनों तरफ है, मैं इसे काम बनाने के लिए बेताब हूं। लेकिन किमेल रुके नहीं और जोन्स का जिक्र करते रहे, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। थक हार कर फॉक्स उठी और सेट छोड़कर चली गई, जिससे किमेल के पास खाली कुर्सी और एक अजीब खामोशी रह गई। यह घटना कम से कम कहने के लिए भी असहज थी और वर्षों बाद किमेल इसे नहीं भूले। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि फॉक्स वह एकमात्र मेहमान है जिन्हें वह कभी वापस आमंत्रित नहीं करेंगे। जो एक साधारण मजाक के रूप में शुरू हुआ था, वह एक ऐसा क्षण बन गया जिसे शायद दोनों ही भूलना पसंद करेंगे। कभी कभी जो एक हल्के फुल्के मजाक के रूप में शुरू होता है, वह जल्दी से एक असहज टकराव में बदल सकता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। मड़ोना। कल्पना कीजिए कि सार्वजनिक रूप से किसी के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा हो, जहां एक व्यक्ति को पता भी न हो कि तनाव क्यों है। यही हुआ पियर्स मॉर्गन और मैडोना के बीच, जिससे मीडिया में एक अजीब और एक तरफा संघर्ष उत्पन्न हुआ। पियर्स मॉर्गन ने मैडोना के प्रति अपनी भावनाएं नहीं छुपाई। उन्होंने कई मौकों पर स्पष्ट कर दिया कि वह उनके CNN शो पियर्स मॉर्गन टुनाइट पर स्वागत नहीं करेंगी। उन्होंने उसे उबाऊ और परेशान करने वाली कहा, और जब स्पष्टीकरण के लिए पूछा गया तो उन्होंने उनके कुछ अजीब किस्से साझा किए। अतीत। मॉर्गन के अनुसार वह और मैडोना कभी भी नहीं बने। कुछ अजीब घटनाओं की ओर इशारा करते हुए 90 के दशक में लंदन में ब्रेड रोल फेंकने का एक पल, कांस फिल्म महोत्सव में एक होटल मुठभेड़ और एक पब में असहमति जो उनके पूर्व पति गाय रिची का था, जहां मॉर्गन का भाई काम करता था। हालांकि मैडोना ने प्रतिबंध का जवाब नहीं दिया और इस पर चुप रही, मॉर्गन ने उनकी आलोचना करना नहीं छोड़ा। उन्होंने उन्हें टीवी के लिए बहुत ज्यादा वेगन कहा और कहा कि मैडोना से बात करने की कोई वजह नहीं थी जब वह लेडी गागा का इंटरव्यू कर सकते थे। जब मैडोना ने अपने नए एल्बम का प्रमोशन करने के लिए ट्वीट किया तो मॉर्गन ने फिर से ट्वीट किया, उन्हें याद दिलाते हुए कि वह अब भी उनके शो से बैन है। झगड़ा तब और उलझ गया जब मैडोना के मैनेजर ने मॉर्गन की टीम द्वारा मैडोना को उनके शो में आने का निमंत्रण देने वाला ईमेल की एक फोटो पोस्ट की। मॉर्गन ने जल्दी से स्पष्ट किया कि निमंत्रण उनके यूके शो के लिए था, न कि अमेरिकी शो के लिए। लेकिन अंत में उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि मैडोना दोनों शो से प्रतिबंधित थी। कुछ कठोर शब्दों से शुरू होकर यह एक अजीब खींचतान में बदल गया, जिसमें पियर्स मॉर्गन ने स्पष्ट कर दिया कि वह मैडोना के प्रशंसक नहीं थे और वह इस बात को छोड़ने वाले नहीं थे। बिल हिक्स। एक कॉमेडियन को एक प्रमुख टीवी शो से प्रतिबंधित करने के लिए क्या चाहिए? बिल हिक्स के मामले में यह उनका साहसी, सीमाओं को पार करने वाला हास्य था, जिसे प्रसारण के लिए बहुत विवादास्पद माना गया। 1984 और 1993 के बीच हिक्स ने डेविड लेटरमैन के साथ लेट नाइट पर 11 यादगार प्रस्तुतियां दी, लेकिन जब वह 1973 में नव स्थानांतरित लेट शो में दिखाई दिए तो उनका 12वां प्रदर्शन CBS के लिए प्रसारित करना बहुत ज्यादा समझा गया। हालांकि दर्शकों और लेटरमैन दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, हिक्स की प्रस्तुति को कार्यक्रम से हटा दिया गया और उसकी जगह एक अन्य कॉमेडियन को दिया गया। कारण, CBS को लगा कि उनका सामग्री प्राइम टाइम टेलीविजन के लिए बहुत विवादास्पद था। हिक्स हमेशा मानते थे कि कॉमेडी को यथास्थिति को चुनौती देनी चाहिए। वह खुद को ऐसा व्यक्ति मानते थे जिसे असुविधाजनक सच बोलना था, अक्सर समाज से सवाल पूछते हुए। मानदंड। उस रात उन्होंने निषिद्ध विषयों जैसे कि जीवन समर्थक, ईस्टर बनी और यहां तक कि क्रूसिफिक्स के बारे में चुटकुले बनाए। उनकी सबसे यादगार पंक्तियों में से एक ईसाइयों के क्रॉस पहनने के बारे में थी, ये पूछते हुए कि क्या यीशु वास्तव में वापस आना चाहते और देखना चाहते कि लोग अब भी उन्हें पहन रहे हैं। उसने मजाक किया, शायद इसीलिए वो अभी तक नहीं आया है, मैं वापस एक खरगोश बनकर जाऊंगा। उस समय हिक्स ने यह साझा नहीं किया था कि उनका अग्नाशय के कैंसर का निदान हुआ था, जो दुखद रूप से 1964 में उनकी जान ले लेगा। उनके प्रदर्शन को काटने के फैसले को कम करके बताया गया, जिसमें CBS ने शो के निर्माताओं को दोषी ठहराया। लेकिन 2009 में हिक्स की मृत्यु के कई सालों बाद लेटरमैन ने उनकी मां मैरी को लेट शो में आमंत्रित किया और अंततः उस कुख्यात सेट को प्रसारित किया। यह कॉमेडी में एक शक्तिशाली क्षण था, जिसने हिक्स को वह पहचान दी जिसकी उसे आवश्यकता थी। उनका हास्य केवल हंसी के लिए नहीं था, यह लोगों को अलग तरीके से सोचने के लिए चुनौती देने के बारे में था, चाहे वह कितना भी विवादास्पद क्यों ना हो। केली ग्रेमर। क्या आपने कभी किसी मशहूर व्यक्ति को एक छोटे से गलती पर टीवी सेट छोड़ते देखा है? यही हुआ जब केल्सी ग्रामर 2012 में पियर्स मॉर्गन टुनाइट पर आए। ग्रामर एक अनुरोध के साथ शो में गए। उनकी पूर्व पत्नी कैमिल ग्रामर मेयर की कोई तस्वीर न दिखाई जाए। जबकि वह अपनी तीसरी पत्नी और उनके कड़वे तलाक पर चर्चा करने के लिए तैयार थे, वह अपनी पिछली शादी से संबंधित कुछ भी उठाना नहीं चाहते थे। हालांकि जब शो के ओपनिंग क्रेडिट्स के दौरान कैमिली की एक फोटो दिखाई दी तो ग्रामर तुरंत नाराज हो गए। वह खड़े हो गए और इंटरव्यू शुरू होने से कुछ ही पल पहले सेट से चले गए। पियर्स
पियर्स मॉर्गन चौंक गए थे। उन्होंने ट्वीट किया, तो केल्सी ग्रामर ने हमारे शो की शुरुआत में अपनी पूर्व पत्नी कैमिल की एक फोटो देखी और चुपचाप चल पड़े। असाधारण, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं व्यक्तिगत रूप से केल्सी ग्रामर को पसंद करता हूं, लेकिन यह करना एक बेहद गैर पेशेवर कदम था। मैं उनकी पूर्व पत्नी का जिक्र भी नहीं करने वाला था। जवाब में ग्रामर के प्रचारक स्टैन रोसेनफील्ड ने अभिनेता का बचाव किया। उन्होंने दी द हॉलीवुड रिपोर्टर से कहा, पियर्स को जो उन्होंने केल्सी के साथ किया उसके लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसे जवाबदेही कहते हैं। मॉर्गन बिना रुके यह घोषणा की कि ग्रामर अब उनके शो में वापस आने पर प्रतिबंधित है, लेकिन ग्रामर ने इस मामले को सुधारने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। जहां रोसेनफील्ड ने कहा, हमने पहले ही एक बयान जारी कर दिया है और इस वार्तालाप में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। जैकी मैसन, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक छोटी सी गलती एक कॉमेडियन के करियर को लगभग खत्म कर सकती है? यही जैकी मैसन के साथ 1964 में डेड सुलिवन शो पर एक घटना के बाद हुआ। मैसन पहले ही शो पर अपनी उपस्थिति से महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित कर चुके थे, लेकिन एक प्रदर्शन के दौरान चीजें गलत मोड़ ले गईं। जब मैसन मंच पर थे तो उन्होंने कैमरे के बाहर एड सुलिवन को 2 उंगलियों का इशारा करते देखा, जो संकेत दे रहा था कि मैसन के पास 2 मिनट बचे हैं। शो को छोटा किया जा रहा था ताकि राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन के भाषण के लिए स्थान बनाया जा सके। इसके जवाब में मैसन ने हल्के फुल्के अंदाज में अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली से सुलिवन की ओर इशारा किया। दुर्भाग्य से सुलिवन के दृष्टिकोण से ऐसा लगा जैसे मैसन उसे गुस्सा दिखा रहा हो। गुस्से में सुलिवन ने तुरंत मैसन को शो से प्रतिबंधित कर दिया और उनके 6 और निर्धारित प्रदर्शनों के लिए अनुबंध रद्द कर दिया। इस घटना का परिणाम गंभीर था। मैसन को अन्य टेलीविजन बुकिंग प्राप्त करने में कठिनाई हुई और उनकी प्रतिष्ठा को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने मानहानि के लिए सुलिवन पर मुकदमा भी किया। हालांकि मामला अंततः खारिज कर दिया गया, लेकिन 2 साल बाद सुलिवन ने गलतफहमी को समझा और प्रतिबंध हटा दिया। उन्होंने मैसन को शो पर वापस आमंत्रित किया और गलती के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। जो एक साधारण गलतफहमी के रूप में शुरू हुआ था, उसने लगभग जैकी मैसन के करियर को पटरी से उतार दिया, लेकिन अंत में इसने यह भी दिखाया कि टेलीविजन की दुनिया में चीजें कितनी तेजी से बदल सकती हैं। जोआन रिवर्स, कल्पना कीजिए कि आप उसके साथ काम कर रहे हैं जिसने आपके करियर को शुरू करने में मदद की, लेकिन बाद में एक बड़े फैसले के कारण सब कुछ बिखर गया। यही जोआन रिवर्स के साथ जॉनी कार्सन के साथ हुआ। जब रिवर्स ने कॉमेडी में शुरुआत की तो वह पुरुष प्रधान उद्योग में अपनी बड़ी सफलता के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। कार्सन का द टुनाइट शो हास्य कलाकारों के लिए एक गेम चेंजर था, और जब रिवर्स शो में आई तो उन्हें रातों रात सफलता मिली। वह नियमित बन गई, लगभग 100 बार उपस्थित हुई, और जब कार्सन अनुपस्थित रहते थे तो अक्सर अतिथि होस्ट के रूप में काम किया। रास्ते में उन्होंने कार्सन को अपने करियर को बढ़ावा देने के लिए श्रेय दिया, उनके प्रति वफादार रहीं और अन्य प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। लेकिन 1980 के दशक के मध्य तक हालात बदल गए। रिवर्स को कभी द टुनाइट शो के साथ स्थायी अनुबंध की पेशकश नहीं की गई थी। फिर जब कार्सन की सेवानिवृत्ति की अफवाहें फैलने लगीं तो रिवर्स को पता चला कि उनके नाम का संभावित प्रतिस्थापनों की सूची में जिक्र तक नहीं था। खुद को नजरअंदाज महसूस करते हुए रिवर्स ने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने फॉक्स के साथ अपने खुद के लेट नाइट शो की मेजबानी करने का अनुबंध किया। रिवर्स शुरू में इस नए शो को कार्सन से छुपाना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उनके साथ समझौता करना मुश्किल हो सकता है। जब खबर बाहर आई, उन्होंने उसे समझाने के लिए कई बार फोन किया, लेकिन कार्सन ने हर बार फोन काट दिया। कार्सन ने जोर दिया कि उसने कभी फोन नहीं किया। रिवर्स को टुनाइट शो से हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया और उनके लिए चीजें और भी कठिन हो गईं। अगर कोई उनके नए शो द लेट शो में दिखाई देता तो वे कार्सन के शो से भी प्रतिबंधित होने का जोखिम उठाते। अपनी आत्मकथा में रिवर्स ने विवाद के बारे में अपनी भावनाएं साझा की। उनका मानना था कि कार्सन, जो उनके मार्गदर्शक और करीबी दोस्त थे, उन्हें अपनी संपत्ति समझते थे। उन्हें लगा कि कार्सन को यह पसंद नहीं आया कि एक महिला उनसे प्रतिस्पर्धा करे, खासकर जब उन्होंने उनके करियर के लिए इतना कुछ किया था। उसने लिखा, मुझे लगता है कि उसने सच में महसूस किया कि क्योंकि मैं एक महिला थी, मैं सिर्फ उसकी थी, कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। रिवर्स और कार्सन ने 2005 में उनके निधन से पहले कभी बात नहीं की। यहां तक कि जब जे लेनो ने द टुनाइट शो संभाला, तब भी उन्होंने रिवर्स को प्रतिबंधित रखा, कार्सन की इच्छा का सम्मान करते हुए। लेकिन कई साल बाद जब जिमी फॉलन ने होस्ट के रूप में पहली रात की, रिवर्स ने शो में अपनी वापसी की। 6 महीने बाद ही उनका निधन हो गया, लेकिन उन्होंने ऐसे धैर्य और कॉमेडी की धरोहर छोड़ी जो कभी नहीं भुलाई जा सकेगी। मार्टिन लॉरेंस, जब कोई हास्य अभिनेता सीमाओं को थोड़ा अधिक धकेल देता है तो क्या होता है? मार्टिन लॉरेंस के लिए इसका मतलब था सैटरडे नाइट लाइव से प्रतिबंधित होना। 1994 में लॉरेंस, जो अपने बिंदास हास्य और साहसी कॉमेडी शैली के लिए जाने जाते हैं, ने एसएनएल की मेजबानी अपनी विशिष्ट ऊर्जा के साथ की। लेकिन अपने उद्घाटन मोनोलॉग के दौरान उन्होंने थोड़ी अधिक दूर तक जाने की ठानी। तैयार किए गए चुटकुलों पर टिके रहने के बजाय लॉरेंस स्क्रिप्ट से बाहर चले गए और एक अनस्क्रिप्टेड ग्राफिक रेंट में लिप्त हो गए। के बारे में, खैर, इसे विनम्रता से कहें, महिला शरीर के आंतरिक कार्यों के बारे में। सेट इतना ज्यादा और अश्लील था कि इसने एसएनएल के क्रू को, जिसमें कार्यकारी निर्माता लॉर्न,
निकोल्स हैरान थे। प्रस्तुति इतनी अनुचित थी कि इसे एपिसोड के सभी पूर्ण प्रसारणों से पूरी तरह से हटा दिया गया और लॉरेंस को दोबारा शो की मेजबानी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उनका हास्य, जो आमतौर पर अपनी कच्ची शैली के लिए सराहा जाता था, आखिरकार एसएनएल द्वारा स्वीकार्य सीमा को पार कर गया था। विंस वॉन। कभी कभी एक अकेला पल हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक बड़ा प्रभाव डाल सकता है, विशेष रूप से फिल्म प्रचार की दुनिया में। 2011 में विंस वॉन ने यह सबक कठोर तरीके से सीखा जब द डिलेमा के ट्रेलर में इलेक्ट्रिक कारों के बारे में एक निर्दोष सा मजाक एक बड़ी विवादित स्थिति बन गया। यह मजाक, जो इलेक्ट्रिक कारों की शांत ध्वनि पर हास्यपूर्ण कटाक्ष के रूप में था, ने मोड़ तब लिया जब इसे कई लोगों ने समलैंगिकता के खिलाफ समझा। वॉन ने मजाक में कहा, इलेक्ट्रिक कारें गे हैं, जिसने कई दर्शकों, विशेष रूप से LGBTQ+ अधिकारों के समर्थकों को आहत किया। उनमें से एक व्यक्ति जिन्होंने इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई, वह कोई और नहीं बल्कि एलन डीजेनेरेस थी। LGBTQ+ समुदाय की एक कट्टर समर्थक के रूप में एलन को यह मजाक बिल्कुल भी मजेदार नहीं लगा। उन्होंने ट्विटर पर अपनी नाराजगी व्यक्त की, इसे उसकी असंवेदनशीलता के लिए आड़े हाथ लिया। एक साहसिक कदम में एलन ने विवादास्पद टिप्पणी के जवाब में विंस वॉन को अपने लोकप्रिय टॉक शो डू एलन डीजेनेरेस शो में आने से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया। मजाक को लेकर विरोध तेज और गंभीर था। जैसे ही घटना की खबर फैली, कई लोगों ने द डिलेमा का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। इस फिल्म में केविन जेम्स और जेनिफर कॉनेली भी थे और पहले से ही इसे मिश्रित समीक्षा मिली थी। इस अतिरिक्त विवाद ने सिर्फ नकारात्मक ध्यान ही जोड़ा। परिणाम स्वरूप द डिलेमा बॉक्स ऑफिस पर असफल हो गई और जो एक मजेदार, हल्की फुल्की कॉमेडी होनी चाहिए थी, वह अवांछित आलोचना का केंद्र बन गई। हालांकि समय घाव भरने की क्षमता रखता है और जो एक स्थायी दरार लग रही थी, अंततः मेल मिलाप की कहानी बन गई। घटना के बाद के वर्षों में विंस वॉन ने एलन से संपर्क किया और दोनों ने मजाक और उसके प्रभाव पर एक स्पष्ट बातचीत की। वॉन ने गलती को स्वीकार किया और नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी पछतावा व्यक्त किया, जबकि एलन ने उनके माफी को उदारता से स्वीकार कर लिया। अंततः दोनों ने अपने संबंधों को सुधार लिया और 2015 में विंस वॉन फिर से द एलन डीजेनेरेस शो में उपस्थित हुए, यह दिखाते हुए कि सबसे अजीब परिस्थितियों को भी विनम्रता और समझ से सुलझाया जा सकता है। स्टीवन सीगल। कभी सोचा है कि किस सेलिब्रिटी को सैटरडे नाइट लाइव के निर्माता लॉन की नजर में अब तक का सबसे बुरा मतलबी होने का खिताब मिला? माइकल्स? जवाब आपको चौंका सकता है। स्टीवन सीगल। सीगल, जो अपने मार्शल आर्ट्स कौशल और मजबूत व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, ने SNL की मेजबानी की थी 1991। हालांकि कठोर बाहरी रूप के पीछे एक ऐसा व्यक्ति था जिसने एपिसोड के निर्माण के दौरान पूरी कास्ट और क्रू को दुखी कर दिया। यह इतना बुरा था कि एक समय पर क्रू ने मेजबान के बिना शो को आगे बढ़ाने पर गंभीरता से विचार किया। सीगल के व्यवहार को संभालना इतना मुश्किल क्यों था? शुरुआत के लिए उन्हें बहुत बड़े अहंकार के लिए जाना जाता था और रिहर्सल प्रक्रिया के दौरान उनका रवैया बिल्कुल भी पेशेवर नहीं था। उन्होंने कलाकारों और क्रू के साथ बुरा व्यवहार किया, विशेष व्यवहार की मांग की और अनुचित अनुरोध किए। उनका व्यवहार इतना अजीब और अप्रिय था कि इससे स्टूडियो में तनाव उत्पन्न हो गया और कई लोग उनके आसपास बेहद सतर्क महसूस कर रहे थे। सेट पर सेगल के समय के सबसे कुख्यात हिस्सों में से एक था उनका SNL की सामान्य रिहर्सल प्रक्रिया में भाग लेने से इनकार करना। कास्ट के साथ रिहर्सल करने के बजाय वह अपनी शर्तों पर सब कुछ करने पर जोर देता था। वह यहां तक कि अपने स्केचों की शिकायत करता था, लेखकों और टीम के लिए थोड़ा भी सम्मान नहीं दिखाता जिन लोगों ने शो को सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी। उसका असहयोगी रवैया ऐसा महसूस कराता था कि वह शो चलने में मदद करने में भी रुचि नहीं रखता। के बावजूद भी बढ़ते हुए निराशा के SNL टीम ने धक्का मारा और लाइव शो तक पहुंच गई। हालांकि एपिसोड के अंत तक यह स्पष्ट था कि सीगल ने अपने सभी पुल को जला दिया था। उनका व्यवहार इतना गैर पेशेवर और अशिष्ट था कि उन्होंने लॉर्ने माइकल्स की व्यक्तिगत सबसे खराब सूची में जगह बना ली। सूची। उस विनाशकारी एपिसोड के बाद सीगल को आधिकारिक रूप से सैटरडे नाइट लाइव से बैन कर दिया गया। स्क्रीन पर कठोर आदमी के रूप में उनकी प्रतिष्ठा स्क्रीन के बाहर उनके व्यवहार से दब गई और SNL ने स्पष्ट कर दिया कि वे अब उससे कोई लेना देना नहीं चाहते। सीगल का एपिसोड SNL इतिहास में सबसे कुख्यात में से एक बना हुआ है, मजाक और स्किट के लिए नहीं, बल्कि उसके आसपास की अराजकता और निराशा के कारण।